नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें आपके साथ साझा करेंगे और छत्तीसगढ़ की एक खबर जो कि बेहद ही खास इस लिहाज से कि रेल यात्रियों को एक बड़ी सौगात भारत सरकार की तरफ से मिल रही है। बिलासपुर से जानकारी, 11 दिसंबर से वंदे भारत ट्रेन चलेगी। बिलासपुर से नागपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन। बिलासपुर से नागपुर सिर्फ 4 स्टॉपेज बीच में और 412 किलोमीटर की दूरी 5.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। बिलासपुर के लोगों के लिए, रेल यात्रियों के लिए ये बड़ी जानकारी, बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। 11 दिसंबर से वंदे भारत ट्रेन का आगाज हो रहा है। बिलासपुर से नागपुर का रूट होगा, बीच में सिर्फ 4 स्टॉपेज होंगे और 412 किलोमीटर की दूरी 5.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, वंदे भारत छत्तीसगढ़ की पहली वंदे भारत ट्रेन जो कि बिलासपुर से शुरू हो रही है। बिलासपुर से नागपुर तक का रूट, जिसके बीच सिर्फ 4 स्टॉपेज दिए गए हैं। 412 किलोमीटर की ये जो दूरी है वो सिर्फ 5.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। बड़ी सौगात रेल यात्रियों के लिए से माना जाए, क्योंकि यहाँ पर रेल यात्री पहले से ही कई सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं और ऐसे में अगर वंदे भारत ट्रेन बिलासपुर से इसकी अगर शुरुआत होती है तो बड़ी राहत तमाम रेल यात्रियों को मिल सकती है। हालांकि सिर्फ 4 स्टॉपेज दिए गए हैं, क्योंकि 5.5 घंटे में 412 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, इसलिए सिर्फ 4 स्टॉपेज बीच में। बिलासपुर से नागपुर के बीच ये ट्रेन चलेगी। रेल यात्रियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है और अच्छी खबर है छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों के लिए। तो बिलासपुर से नागपुर तक का रूट और सिर्फ 4 स्टॉपेज होंगे बीच में। 11 दिसंबर से इस ट्रेन का आगाज होने जा रहा है। 11 दिसंबर से आप भी अगर बिलासपुर में रहते हैं तो वंदे भारत ट्रेन का लुत्फ उठा सकते हैं, इसकी सुविधा का लुत्फ उठा सकते हैं। 412 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 5.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। 11 दिसंबर का दिन होगा जब वंदे भारत ट्रेन यहां से शुरू होने वाली है। बिलासपुर से नागपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी। सिर्फ 4 स्टॉपेज बीच में दिए गए हैं। 412 किलोमीटर की दूरी 5.5 घंटे में ट्रेन तय कर लेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है और कई सारे सुखद परिणाम इस ट्रेन के भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई सारे रेल यात्री जो कि लंबी दूरी तय करना चाहते हैं, काफी ज्यादा वक्त लग जाता है सफर में, लेकिन वंदे भारत ट्रेन 412 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 5.5 घंटे में तय कर रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी हम लेंगे, चर्चा करेंगे। सहयोगी विनोद कुशवाहा बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, भारत सरकार की सौगात तमाम देशवासियों को और एक और कड़ी छत्तीसगढ़ में अब जुड़ने जा रही है, क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पर काफी दिनों से अवंतिका इस बात का इंतजार था कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो छत्तीसगढ़ को मिलेगी, खासतौर पर बिलासपुर को मिलने जा रही है। हालांकि तारीख को लेकर के अभी भी संशय बरकरार है। इससे पहले अक्टूबर में इस बात की संभावनाएं जताई गई थी और अब 11 दिसंबर को ऐसी संभावना जता रही है कि वंदे भारत जो ट्रेन है वो छत्तीसगढ़ की रेल ट्रैक पर दौड़ने लग जाएगी। हालांकि अभी जो रेल प्रशासन है वो अधिकृत घोषणा करने से बच रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही वो है कि चूंकि भारत सरकार को इसका उद्घाटन करना है और जहां पर भी वंदे भारत ट्रेन शुरुआत हो रही है वहां पर भारत सरकार उसकी ओपनिंग कर रही है, तो अभी जब तक केंद्र से कोई अधिकृत तारीख जो मंजूरी नहीं आ पाती है उसे लेकर संशय बरकरार है। लेकिन रेलवे ये कह रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, चूंकि जो 4th ट्रैक तैयार किया गया है बिलासपुर से नागपुर के बीच में, उसको देख भी लिया गया है, चेक भी कर लिया गया है और तमाम चीजें जो है दुरुस्त हैं, तो अपनी तरफ से साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। बस अब जरूरत इस बात की कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो जल्द से जल्द ट्रैक पर दौड़ने लग जाए और यात्रियों को, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के यात्रियों को जो काफी लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उन्हें वंदे भारत जो ट्रेन है उसका लाभ मिल सकेगा, तो वो समय अब नजदीक आ रहा है और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ वासियों को केंद्र सरकार की ओर से ये सौगात मिलने जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद इस पूरी चर्चा के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रदेशवासियों को जल्द ही मिल सकती है, ऐसी जानकारी है। तो एक बड़ी सौगात के रूप में लोग इसे देख रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस वंदे भारत ट्रेन की। अगर ये ट्रेन यहाँ पर इसका अगर आगाज हो जाता है तो 412 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 5.5 घंटे में तय की जा सकेगी।
और अब बात करेंगे भानु प्रतापपुर के चुनावी दंगल की। उपचुनाव में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों दलों ने ताकत झोंक दी है पूरी की पूरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करते दिखेंगे। कोरर और लखनपुरी में सीएम भूपेश बघेल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकेंगे। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को नतीजे सामने होंगे। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां पूरे प्रदेश में बढ़ी हुई, क्योंकि सभी की निगाहें कांकेर में भी बीते दिनों टिकी हुई थी। हालांकि जानकारी अभी है कि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज है, इसलिए कई सारी जनसभाएं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आयोजित की जा रही हैं। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, तो बीजेपी में भी तमाम बड़े नेता जो कि लगातार लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। खुद सावित्री मंडावी भी लोगों से वोट की अपील करते हुए बीते दिनों नजर आई थी। और एक बार फिर से इसी तरह का प्रचार आज भी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। कल से डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आज दोनों ही दल पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। आखिरी दिन शाम 5 बजे के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर सिर्फ कैंपेनिंग कर सकेंगे। और तारीखों की अगर बात की जाए तो 5 दिसंबर को वोटिंग है, 8 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो कई सारे मुद्दों को लेकर दोनों ही दल कांग्रेस और बीजेपी कमर कस चुके हैं। पहले से ही जनता के बीच पहुंचना शुरू हो गए थे तमाम नेता। लोगों से वोट करने की अपील लगातार कर रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को लेकर भी कई सारी चर्चाएं बीते दिनों हुई, जो कि आप जानते हैं कई सारे आरोप लगाए गए। लेकिन अब देखना होगा कि इस चुनावी दंगल में जीत किसकी होती है, और जीत का जो परिणाम है 8 दिसंबर को सामने आ जाएगा। 5 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं, और 8 दिसंबर को रिजल्ट्स सामने होंगे। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज है और दोनों ही दलों की तरफ से आज चुनाव प्रचार को लेकर पूरी ताकत झोंकी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 चुनावी सभाएं आज करेंगे। इसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। 2 चुनावी सभा, एक कोरर में होगी, दूसरी लखनपुर में होगी। सीएम भूपेश बघेल इस सभा को संबोधित करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे जाहिर तौर पर। और शाम 5 बजे के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए रवाना हो सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से अगर चुनाव प्रचार तेज किया जा रहा है, तो बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं है। तमाम बड़े नेता बीजेपी की तरफ से भी लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि उनके पक्ष में लोग वोट करें। और तमाम उन मुद्दों को गिनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी, जिन पर राज्य सरकारों की तरफ से कहा गया है कि विफल है, और उन्हीं मुद्दों को लेकर वोट करें। सहयोगी ममता लांजेवार कांकेर से हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका अपन रुख कर लेते हैं। ममता, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, दोनों ही दल लगातार अब प्रचार में जुटे रहेंगे और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग भी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 2 सभाएं करेंगे। कोरर में सभा करेंगे और उसके बाद में 1 बजे लखनपुरी में रोड शो करेंगे और आम सभा करेंगे, और उसके बाद में 3 बजे आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो तमाम लीडर्स हैं वो आज आम सभा करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो आम सभा करेंगे और उसके साथ ही रोड शो भी करेंगे। तो दोनों ही पार्टियों का आज शक्ति प्रदर्शन है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां अपनी ताकत झोंक दे रही हैं। और दोनों की कोशिश ये है कि उपचुनाव जो है वो किस तरीके से जो है वो उनके हक में आ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सर्व आदिवासी समाज भी मोर्चे पे है, और अकबर कोर्राम जो है जिस तरीके से दावा कर रहे थे कि 10,000 वोटों से वो लीड करेंगे। तो तीनों ही पार्टियां, तीनों ही अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर किसी पे नजर गई तो इन 3 पार्टियों के प्रत्याशियों पर गई है। तीनों प्रत्याशियों पर है, चाहे ब्रह्मानंद नेताम की बात करें, सावित्री मंडावी की बात करें या अकबर राम कोर्राम की बात करें। तो आज 3 बजे जो है वो डोर टू डोर आज जो है वो प्रचार प्रसार थम जाएगा, और उसके बाद कल पूरा दिन जो है वो प्रत्याशी और जो तमाम लीडर्स हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। जी बिल्कुल, ममता बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो भानु प्रताप उपचुनाव को लेकर लगातार दोनों ही दल कोशिश कर रहे हैं कि वोट की अपील ज्यादा से ज्यादा जनता से की जा सके। और रायपुर से एक और बड़ी जानकारी इसको लेकर, छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है, ये ट्वीट किया गया है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर
0.1% है। देश में 8.2% बेरोजगारी दर है और बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और इस बीच राज्य की नीतियों की वजह से ये बड़ी उपलब्धि मिली है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, देश की बेरोजगारी दर 8.2%, जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। हम सबको इस दिशा में मिलकर काम करना होगा। सहयोगी ममता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, लगातार सीएम भूपेश बघेल इस मुद्दे को उठाते रहे कि रोजगार छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दिया जाता है और एक बार फिर से उनका ट्वीट सामने आया है। बिल्कुल, देखिए फिर से सीएम ने आंकड़े जारी किए हैं और इस आंकड़े में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है और रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। छत्तीसगढ़ में नवंबर में बेरोजगारी दर महज 0.1% रही और देश में अगर हम बात करें तो 8.2% रहा बेरोजगारी का आंकड़ा। और इसको लेकर राज्य सरकार ने बयान जारी किया है और कहना है कि राज्य की नीतियों की वजह से जो है वो ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। वहीं पूरे देश भर में जो बेरोजगारी की दर है उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है कि देश की बेरोजगारी दर 8.2% है, जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। हम सबको इस दिशा में मिलकर काम करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर अगर पूरे देश में इस तरह से बेरोजगारी की स्थिति है 8.2% और वहीं छत्तीसगढ़ जो है छोटा राज्य होने के बाद भी अगर वहां पर बेरोजगारी दर 0.1% है तो कहीं न कहीं ये एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य सरकार का कहना है कि राज्य सरकार ने जो गांवों पे मेहनत की है खासतौर पे और ये कोशिश की है कि कैसे लोकल लेवल स्तर पे जो है वो रोजगार को विकसित किया जाए, रोजगार के साधन जो है संसाधन जुटाए जाए। उसी की वजह से जो बेरोजगारी दर है वो कम हुई है। नरवा गरबा घुरवा बाड़ी योजना हो और इसके साथ ही किसानों के लिए अलग अलग जो योजनाएं हैं उनके जरिए जो है जो ग्राम स्वराज योजना है उसके जरिए स्व सहायता समूह जो है वो बने हैं, महिलाओं को रोजगार मिले हैं। गोबर जो सरकार खरीद रही है वो एक बड़ा माध्यम हुआ है और गोबर के जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वन्य जो जंगलों से जो प्रोडक्ट इकट्ठे किए जाते हैं, जो उत्पाद जो इकट्ठे किए जाते हैं वो उसके जरिए भी जो है वो सामान बाहर जा रहा है और उसके जरिए जो है वो रोजगार लगातार जो है वो मिल रहा है लोगों को। जी बिल्कुल, बड़ी बात यही ममता के देश में जब बेरोजगारी दर 8.2% है तब छत्तीसगढ़ में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और अब चर्चा कर लेते हैं तनु कोरे मर्डर केस की। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सचिन अग्रवाल की गिरफ्तारी की है। इसके बाद दूसरे आरोपी सूरज अग्रवाल को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सचिन अग्रवाल ने कार में तनु कोरे को गोली मारी थी। गोली मारने के बाद शव को जंगल में ले जाकर जला दिया था। ओडिशा की बलागीर पुलिस के मुताबिक हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब उस कार की तलाश में है जिस कार में तनु कोरे को गोली मारी गई। नाम का मिसिंग रिपोर्ट हमारे पौंडरी जो रायपुर का पौंडरी पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग रिपोर्ट है। उनके बाद आईएसी ने उसका पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स को फोन नंबर आया उसको बुलाया। बुलाने के बाद उसने आइडेंटिफाई किया कि कोई तनु कोरे का डेड बॉडी है और उनका जो पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि सचिन अग्रवाल के नाम पर एक लड़की से उसका रिलेशन था। तब सचिन अग्रवाल को हमने उसको अप्रीहेंड करने के लिए वो टीम एक स्पेशल टीम बनाया गया जिसमें एसपी सर लीडिंग ले रहे थे और स्पेशल टीम बनाया गया और एसपी सर के डायरेक्शन में टीम 3-4 जगहों में रेड मारा। रेड मारने के बाद उसको बलांगीर पुलिस स्टेशन में उसको अप्रीहेंड कर लिया। अप्रीहेंड करने के बाद उससे जो पिस्तौल यूज़ किया था वो पिस्तौल को रिकवरी करा गया, ये कर लिया सूरज अग्रवाल से। सचिन ने तो 3 राउंड गोली चलाई थी और सूरज अग्रवाल उसको जो एविडेंस को डिसअपियर करने के लिए उसका जो असिस्ट किया गया और उसको जो पिस्तौल देकर गया था तो एविडेंस को डिसअपियरेंस करके असिस्ट में उसको भी गिरफ्तार कर लिया। और भोपाल गैस त्रासदी को आज 38 साल पूरे चुके हैं। इसको लेकर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस सभा में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सीधे राजधानी भोपाल से। भोपाल में ये भीषण मिथाइल आइसोसाइनेट केस का प्रभाव हो जिससे बहुत सारे इंसान आज समय काल के काल में समा गए। यह के अनुसार राजा राणा छत्रपति आदित्य के अखबार मरना सबको एक अपनी अपनी बात लगभग
देवी देवता, माता पिता परिवार, मर्ती क्रिया जीव को कोई न राखन हार। भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, नीचे आयु क्षय से मरण होया, बात चिन्ह वरनी करी, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। जिसका इस समय में स्वकाल में मरण है, उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई उसको आगे बढ़ा नहीं सकता, एक क्षण कम नहीं कर सकता, एक क्षण आगे नहीं कर सकता। इस प्रकार की भीषण विभीषिका रशिया के अंदर हुई, भारत के अंदर हुई। इस प्रकार की भीषण विभीषिका संसार में, सारे विश्व में नहीं हुई। उसके लिए भगवान से परम शांतिदायक महामंत्र की प्रार्थना करते हैं। ओम ह्रीं परम नमो सर्व शांतिर्भवतु। 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 ओम ह्रीं परम पट्टे सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं परम नमो सर्व शांतिर्भवतु। शांति चिदं शशि निर्मल वक्त्रं शीलगुणारतसंयम पात्रम् अष्टशताधिक लक्षण गात्रम् भोजनेत्रं पंचमभीषित चक्रधराणां पूजितमिन्द्र नरेन्द्र गणेश शान्तिकरं कर्ण शान्तिमतीसो षोडश तीर्थं कर प्रणमामि वीर्यातर सुरपुष्पसुभीष्टिर तुन्दरासन योजन घोषो आत्मवारण चामर युग में यस्य विभाति चमंडल तेजा तम जग जदित शांति नेत्रं शांतिकरं शिरसा प्रणमामि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बहुत धर्म की ओर से सदैव शाक्य पुत्र सागर को मिले संघारा सारे संस्कार अनित्य हैं, सारे संस्कार क्षणभंगुर हैं, सारे संस्कार मरणधर्मी हैं। यहाँ पर कुछ भी नित्य नहीं है, यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है, यहाँ पर हर चीज परिवर्तनशील। यहाँ पर हर एक व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म के साथ साथ मृत्यु की निश्चित है, परंतु जो व्यक्ति इसी जीवन में अपने दुखों का निरोध करता है वो व्यक्ति इस जीवन का सबसे धन्य होता है, सुखी होता है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि दुख है तो उसका कारण भी है, और उसका कारण है तो उसको दूर भी किया जा सकता है, और जिसको दूर करने का मार्ग भी बुद्ध ने बताया है। और इसलिए 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने एक ऐसे मार्ग की स्थापना की जिस मार्ग से हर एक व्यक्ति अपने इसी जीवन में निभान को प्राप्त कर सकता है, उस परम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, उस परम सुख को प्राप्त कर सकता है। जीवन में मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है ये हमें पता नहीं, परंतु इसी जीवन में मोक्ष मिलता है, निर्वाण मिलता है, ये बुद्ध ने कहा है। आज
इस श्रद्धांजलि सभा में प्रति वर्ष के जैसे इस वर्ष भी सभी धर्म गुरुओं के द्वारा उन भयावह स्थिति में जिन जिन लोगों ने अपने शरीर को छोड़ा है, जिन जिन लोगों ने इस भयावह स्थिति को देखा है, जो गुजरे हैं, उन सारे लोगों के लिए तथागत भगवान बुद्ध के मुख से निकली हुई पवित्र बुद्धवाणी से मंगल कामनाओं के साथ एक आशीर्वचन यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। साधु 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 दुख पातासने दुखा भय पातासने भय शोक पातासने शोक ओंदु सबे पिपानिनो ये धावथास आमे ये सापदं कुय्य संपदा साबे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु सदाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना तीरता होन्तु गच्छन्तु देवता गता सबे बोधा बलपादा पाचितानयें जयं पदं अर्हन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वदा। आमिर साहब मुझे जोड़ा फैकल्टी और समाज की ओर से। और चलिए अब रुक करेंगे ब्रेकिंग टॉप 20 का।